चलिए हम लोग आज पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं, शुरू से पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं। तो कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले उसकी कोई भी चीज़ अगर हम पढ़ते हैं तो उसकी एक परिभाषा जाना हम लोग को बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम लोग एक पॉलिटी का जो एक नॉर्मली छोटा सा एक परिभाषा जान लेते हैं। जैसे समझिए कि किसी भी देश में जो है शासन व्यवस्था को चलाने के लिए एक नियम कानून को ज़रूरत पड़ती है, ताकि नियम जो शासन व्यवस्था हो ठीक रूप से चल सके। उसी नियम कानून को जो है एक किताब में जो है एक संग्रहित करके रखा गया है, जिसको हम संविधान कहते हैं या जिसको हम पॉलिटी कहते हैं। उसी को हम पढ़ते हैं, उसी से ढेर सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम संविधान को कुछ जान लेते हैं इसके बारे में क्या क्या है। तो सब हमारे संविधान में जो भाग है, हमारे संविधान में भाग जो है कितने हैं, तो 22 हैं। और अनुच्छेद कितने हैं, तो 395 हैं। पहले अगर वैसे ABCD करके जोड़ा जाए तो 465 अनुच्छेद हो जाएंगे। और बात करें शेड्यूल यानी कि अनुसूची, तो अनुसूची कितनी है, तो 12 है। लेकिन जब हमारा संविधान प्रारंभ हुआ था तो उस समय इसमें सिर्फ और सिर्फ कितनी 8 ही अनुसूचियाँ थी। बाद में इसमें संशोधन हो के जो है 4 और जोड़ी, और वर्तमान में हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो 12 अनुसूची है। जब अनुसूची पढ़ाएंगे तो फिर उसमें बताएंगे। वैसे बताए जाते हैं कि 9वां अनुसूची जो है प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जो है 1951 में जोड़ा गया था, जो आपको भूमि सुधार से था। 10वां जो है दल बदल के लिए जोड़ा गया था 1985 में। और 11वां जो है पंचायती राज है, जो 1992 में जोड़ा गया था। और 12वां जो है आपको ये नगर पालिका के, जो भी 1992 में जोड़ा गया था। तो ये जब अनुसूची पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे। तो ये तीनों चीज़ समझ गया। आप बात कर लेते हैं, इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि आखिरकार भाग क्या है, आर्टिकल क्या है और शेड्यूल क्या है। तो भाग कहने का मतलब यह है कि आप जैसे कोई किताब पढ़ते हैं, तो आप कोई भी नॉर्मली कोई किताब पढ़ते होंगे तो उसमें आप देखते होंगे कि उसको सीरियल वाइज से भाग से बांटा होगा कि इस भाग में क्या है, दूसरे भाग में क्या है, तीसरे भाग में क्या है। उसी प्रकार हमारे संविधान में भी उसको भाग में बांटा गया है। जैसे समझने के लिए हम एक किताब लेते हैं, छोटा सा समझिए एक किताब है, आप लोगों को किताब दिखाई दे रहा है। अब इसमें जो है किताब में जो है 16-17 भाग में इस किताब को बांटा गया है, कि इसमें बताया गया है कि प्रथम भाग में क्या है, दूसरे में क्या है। तो उसी प्रकार हमारे संविधान में भी जो है इसको भाग में विभाजित किया गया है, और सभी भाग को जो है कुछ अनुच्छेद से उस भाग को क्लियर किया गया है। जैसे प्रथम भाग में है कि संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, तो संघ एवं राज्य क्षेत्र को जो है कुछ अनुच्छेद से उसको क्लियर किया गया कि आखिरकार वो कहता क्या है। तो वैसे ही हमारे उसको वो हो गया, अनुच्छेद में क्लियर किया है। और शेड्यूल मतलब कुछ अलग से चीज़ें थी जिसको अनुसूची या जिसको जो है शेड्यूल में डाल दिया गया। जैसे कि किसी राज्य के नाम सीमा वो देखना है तो हम प्रथम अनुसूची में चल जाते हैं। किसी CAG हो गया, राष्ट्रपति हो गया, महान्यायवादी हो गया, सबका वेतन भत्ता देखना होता है तो हम दूसरी अनुसूची में चल जाते हैं। तो ये इसी प्रकार जो है इसको जो कुछ अनुसूची में बांट दिया गया है, भाग को जो है कुछ अनुच्छेद के तहत क्लियर कर दिया गया है। तो आज हम प्रथम भाग से स्टार्ट करते हैं कि आखिरकार पहला भाग क्या है। तो जो हमारा पहला भाग है, क्या कहता है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। जो हमारा संघ है, जो केंद्र जिसको हम कहते हैं, संघ एवं उसके अंतर्गत जो आने वाले राज्य क्षेत्र, उसकी चर्चा किस में है, तो भाग 1 में है। और इसको कितने से कितने आर्टिकल तक क्लियर किया गया है, तो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक इसको क्लियर किया गया है। अब बात करते हैं कि हमारा प्रथम अनुच्छेद क्या कहता है, फर्स्ट आर्टिकल क्या कहता है। कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। क्या कहता है, भारत राज्यों का संघ है। तो इसको समझने के लिए आखिरकार ये क्या कह रहा है, इसको समझने के लिए आपको उससे पहले 3 वर्ड को समझना पड़ेगा। 3 वर्ड कौन कौन से हैं, तो एक होता है कन्फेडरल, एक होता है फेडरल और एक होता है यूनियन। तो कन्फेडरल का जो हिंदी होता है उसको कहते हैं परिसंघ, फेडरल का जो होता है उसको कहते हैं संघ, और यूनियन को भी कहते हैं संघ। तो इस 3 को चीज़ को समझिए। कन्फेडरल का मतलब क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे राज्य जो है मिलकर एक संघ का निर्माण करते हैं। एक क्या करते हैं, एक संघ, एक केंद्र का निर्माण करते हैं, और कुछ शक्तियाँ जो उस केंद्र को देते हैं या संघ को देते हैं, जिसके अनुसार वो संघ अपना कार्य करती हैं। इसमें क्या होता है, जो राज्य होते हैं वो पावरफुल होते हैं। एक इसमें मेनली केंद्र और राज्य के बीच एक समझौता होता है, जब मन जब चाहे राज्य उससे अलग होकर जो है अपना स्वतंत्र हो सकता है। तो नॉर्मली अब ये हम पूरे विश्व में कहीं अब ये बचा नहीं है। दूसरा आता है फेडरल। फेडरल को हिंदी में कहते हैं, इसको भी संघ कहते हैं और यूनियन को भी संघ कहते हैं। फेडरल में भी क्या होता है, ये परिसंघ, ये कन्फेडरल का ही थोड़ा सा मतलब कि मजबूत रूप है। फेडरल में भी क्या होता है, कई छोटे छोटे राज्य मिलकर जो है एक संघ का निर्माण करते हैं, और कुछ शक्तियाँ जो है संघ को देते हैं। लेकिन इसमें जो है कन्फेडरल के मुकाबले जो फेडरल में होता है, संघ से टूटना थोड़ा जो है मुश्किल होता है। जैसे इसका उदाहरण के लिए ले सकते हैं कि अमेरिका। दूसरा आता है, अब यही 2 चीज़ पहले थी। जब हमारा संविधान बन रहा था तो हमारे संविधान निर्माता जो थे, आपको पता है एक पर एक सब लोग वकील ही थे उस समय के। तो उन्होंने सोचा कि हमारा जो भारत है, जिसमें विभिन्न जातियाँ, विभिन्न धर्म, विभिन्न पंथ के लोग रहते हैं, जगह जगह पर बोलियाँ अलग बदलती है, संस्कृति अलग है। तो उन्होंने सोचा कि आखिर क्या रखा जाए, अगर कन्फेडरल भी रखें, फेडरल भी रखें,
तो हो सकता है फ्यूचर में आके जो है अखंड भारत जो रहेगा वो अखंड भारत नहीं रहेगा, वो कई भागों में टूट जाएगा। तब उन्होंने क्या बनाया, तो उन्होंने बनाया यूनियन, जिसको कहते हैं हम संघ। इसको भी संघ कहते हैं, इसको भी संघ कहते हैं। यहीं पर यह कहा गया कि भारत राज्यों का संघ है, बल्कि भारत और राज्य के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है, बल्कि इसको प्रशासनिक सुविधा के अनुसार जिसको कई छोटे छोटे राज्यों में बांटा गया है, कई छोटे छोटे राज्यों में बांटा गया है, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कई छोटे छोटे राज्यों में जो है इसको बांटा गया। हमारे भारत में जो है राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है। आगे बात करें तो ये कहते हैं भारत राज्यों का संघ है। तो अब राज्यों को हम देखेंगे कहाँ, तो राज्यों को पहली अनुसूची में रखा गया। अगर आपको देखना है कि कौन भारत में कितने राज्य हैं, राज्य का नाम क्या है, ये सब देखना है, उसका सीमा कहाँ से कहाँ है, तो आपको पहली अनुसूची में जाके उसको देखना पड़ेगा। तो वही कहा है कि राज्यों को पहली अनुसूची में रखा गया है। और राज्य कितने प्रकार के, तो राज्य 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपको जिसको हम राज्य या स्टेट कहते हैं, एक होता है यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश, और एक होता है अर्जित भूमि। इस 3 प्रकार के राज्य होते हैं। तो हमारे वर्तमान जो हमारे भारत में कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य हैं। 28, जिसमें से एक मेरा, जिसमें मैं बिहार से आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, तो एक बिहार है, उत्तर प्रदेश। इसी प्रकार हमारे संविधान में अभी जो हमारे भारत में कितने 28 राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, यूटी जिसको कहते हैं यूनियन टेरिटरी, तो 8 है। और अर्जित भूमि मतलब जिसको आप जीतते हैं, तो हमारे पास अभी अर्जित भूमि एक भी नहीं है। सपोज दैट अगर फ्यूचर में जैसे कि बोलता रहता है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान को जीत लें तो एक प्रकार का पाकिस्तान हमारा क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा अर्जित भूमि। तो ये हमारा प्रथम आर्टिकल क्लियर हो गया। अब आता है दूसरा क्या कहता है, दूसरा ये कहता है कि संसद जो है, संसद यानी लोकसभा राज्यसभा, संसद जो कहता है कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से है किसी विदेशी राज्य को जो है भारत में मिला सकता है। कहने का मतलब ये कह रहा है कि संसद जो है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, मतलब राष्ट्रपति से आदेश नहीं लेगा, राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देगा, सॉरी अनुमति कह रहा है, राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर, अनुमति मतलब होता है उसे आज्ञा लेना, यहाँ पर सिर्फ राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर जो है किसी विदेशी राज्य को जो है भारत में मिला सकता है। तो कैसे मिला, इसके अगर एग्जाम्पल देखना चाहेंगे तो एग्जाम्पल में देखिए सिक्किम को भारत, पहले सिक्किम हमारा, सिक्किम एक स्वतंत्र जो है कंट्री था, लेकिन जब चीन 1959 ईस्वी में जब तिब्बत पर कब्जा करता है, तो सिक्किम को भी लगता है कि हो सकता है फ्यूचर में जो है चीन उसको भी अपने अंडर में ले ले। तो वो हमारे भारत के पास आता है और कहता है कि हमको जो है अपने भारत का हिस्सा बनाइए और हमारी संरक्षण कीजिए, हम भी भारत में विलय होना चाहते हैं। तो कहा जाता है, लेकिन ये कहता है कि तो इस हमारे पर चर्चा डिबेट चलती है हमारे संविधान में, और इसमें जो है लेकिन संशोधन क्या आता है, 35वां संशोधन 1974। लेकिन इसमें सिक्किम को एक डर रहता है, वो कहता है कि आप हमको मिला ले लेकिन हमारे साथ कोई भेदभाव तो नहीं कीजिएगा। सपोज दैट, क्योंकि सिक्किम में अलग कल्चर था, अलग कंट्री था, अगर हम मिलाते हैं तो बोला गया कि आप हमको अब जो पूरे भारत में नागरिक को मिलता है, क्या हमारे नागरिक को सुविधा मिलेगा। तो हमारी तरफ से उन लोग को ऑफर किया कि एक काम कीजिए, आप 1 साल तक हमारा सह राज्य बन के रह जाइए, मतलब परमानेंट हमारा राज्य नहीं बनिए, आप एक सह राज्य बन के रह जाइए। तो उसके लिए हमारे संविधान में जो है 35वां संविधान संशोधन किया गया 1974 में, और सिक्किम को जो है सह राज्य का दर्जा दिया गया। तो क्वेश्चन पूछता है कि सिक्किम को सह राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था, तो 35वां संविधान संशोधन 1974 में जो हुआ था उसके द्वारा जो है सह राज्य। तो 1 साल हमारे अंडर रहा था, उसके बाद जो भी भारत में आता है तो भारत का होकर रह ही जाता है। तो सिक्किम कैसे नहीं हमारा होता, तो भारत हमारे में आया, और उसके बाद 36वां संविधान संशोधन किया गया 1975 में, और इसको जो है पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। और 16 डेट पूछता है, तो 16 मई 1975 डेट इसलिए पूछता है कि बस एक सिक्किम ही ऐसा विदेशी मतलब राज्य था जिसको हमने अपने भारत में विलय करवाया है, तो इसलिए इसका डेट पूछ लेता है 16 मई 1975 को जो इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। तो 2 हो गया, प्रथम क्लियर होगा, दूसरा क्लियर होगा। अब आते हैं हम तीसरे में। तो इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है, संसद जो है राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर किसी भारत के मतलब जो भारत के अंदर किसी भी राज्यों के नाम, सीमा क्षेत्र या 2 राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना सकता है। मतलब पूर्व सूचना देकर, अनुमति लेकर नहीं, दोनों में याद रखिएगा। यहाँ पर अनुमति नहीं, आगे हम चौथा बताएंगे तो क्लियर करेंगे। यहाँ पर जो है वहाँ पर अनुमति नहीं लेगा, यहाँ पर सिर्फ सूचना दे देंगे राष्ट्रपति महोदय को कि हम ऐसा करने जा रहे हैं। तो वही बताया गया है कि राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर भारत के किसी राज्यों के नाम, सीमा क्षेत्र या 2 राज्यों को मिलाकर एक राज्य कुछ भी जो कर सकते हैं, अनुच्छेद 3 के तहत हमारा संसद कर सकता है। अगर आप देखना चाहेंगे एग्जाम्पल में देखिए, जैसे एमपी और से जो छत्तीसगढ़ था पहले एक ही था। मैप में जो आप देखिएगा तो ये रहा मैप, यहाँ देखिए, ये आपको एमपी और छत्तीसगढ़ पूरा पहले एक ही था, लेकिन बाद में इसको संशोधन करके जो है अनुच्छेद यही 3 के तहत जो एमपी को 1 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है एमपी से छत्तीसगढ़ अलग कर दिया गया। उसी प्रकार जो है यूपी से
यूपी से जो है उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग कर दिया गया, और बिहार से जो है झारखंड को 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग कर दिया गया। लेटेस्ट में देखते हैं आंध्र प्रदेश से तेलंगाना हो गया, और अभी वर्तमान में देख रहे हैं जम्मू कश्मीर को ही जो 2 भागों में केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित कर दिया गया। यही 3 हो गया। अब प्रथम, दूसरा, तीसरा हम क्लियर कर दें। इसी में अब एक आता है बेरूबाड़ी यूनियन केस। ये क्या होता है, जो आपको पता है कि जब भारत का बंटवारा होता है, तो भारत का बंटवारा कैसे होता है, तो वहाँ जो सीरियल रेडक्लिफ आता है वो भारत का बंटवारा करने की जिम्मेदारी उसको सौंपी जाती है कि आप भारत को जो 2 भागों में विभाजित कीजिए, भारत और पाकिस्तान में। तो वो क्या करता है, मेनली जो है एक नक्शा लेता है, बैठे बैठे नक्शा लेता है, और जितने भी पुलिस स्टेशन होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल ये देखिए, ये हमारा जो है भारत है, इधर पाकिस्तान है, पहले ये भी पूर्वी पाकिस्तान था। तो वो क्या करता है, ये सभी स्टेशन, जितने भी पुलिस स्टेशन होते हैं, उन पुलिस स्टेशन को एक रेखा में मिलाता है और इधर से काट देता है। उसी प्रकार यहाँ भी सब जितने पुलिस स्टेशन होते हैं, उस पुलिस स्टेशन चौकी को मिलाता है और इधर से काट देता है पूर्वी पाकिस्तान। तो इसमें काटने से क्या होता है कि मान बहुत सारे, किसी का जो है बाथरूम चला गया पाकिस्तान में, और बेडरूम हो गया हिंदुस्तान में, तो बहुत दिक्कत हो जाता है। इसी में जो क्या होता है, एक जगह होता है जो अभी वर्तमान में बांग्लादेश है, उसमें पाकिस्तान था, तो उसी में एक जगह था यहाँ पर बेरूबारी, एक जगह है बेरूबारी। तो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ क्यों था, तो धार्मिक आधार पर हुआ था, मतलब धर्म के आधार पर हुआ था कि मुस्लिम और हिंदू धार्मिक आधार पर बंटवारा हुआ था। तो बेरूबारी में क्या था, ये मेनली एक मुस्लिम बहुलकीय क्षेत्र था, यहाँ पर मुस्लिम की आबादी ज़्यादा थी, और कुछ क्षेत्र वहाँ पर था जो पाकिस्तान में चला गया, वहाँ पर हिंदू लोग की ज़्यादा जनसंख्या थी। तो यही बात जो है वहाँ के जो है मतलब कि कहना चाह रहे थे, जो पाकिस्तान मांग कर रहा था कि ये क्षेत्र हमको दे दीजिए। तो उस समय जो हमारे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे वो फिरोज खान नून थे, और हमारे प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो इन दोनों के बीच में जो है 1958 में एक समझौता हुआ, जिसको नेहरू नून समझौता भी कहते हैं। क्या, जिसको नेहरू नून, पूछता है कि नेहरू नून समझौता कब हुआ था, तो 1958 में हुआ था। तो इन्होंने समझौता किया कि ठीक है हम लोग एक्सचेंज कर लेंगे। इसको एक्सचेंज करते हुए जो इसने क्या कहता है, नेहरू जी ने सोचा कि अनुच्छेद 3 तो कह ही रहा है, तो उन्होंने अनुच्छेद 3 का प्रयोग करते हुए क्या किया, उसको देने के लिए जो है एग्रीमेंट जो है साइन कर दिया। लेकिन इधर क्या हो गया, बहुत जो है विद्रोह हो गया, भारत में क्या हो गया, विद्रोह हो गया कि अब किया क्या जाए। तब जाके जो क्या हुआ, अब जो है लोगों के विद्रोह के कारण जो है अब जो है मतलब कि फिर नेहरू जी थे, जो हमारे केंद्र सरकार थी, तो उन्होंने जो है राष्ट्रपति महोदय, चाहे केंद्र सरकार कह लीजिए, तो आपको पता है कि 143 आर्टिकल 143 के तहत जो है राष्ट्रपति साहब जो है सुप्रीम कोर्ट से जो है परामर्श ले सकता है। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांगा कि इसमें क्या किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट में यही परामर्श दिया कि देखिए आपको अनुच्छेद 3 जो कहता है वो भारत के अंदर कहता है कुछ भी कीजिए, मतलब भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं आप उसका नाम बदलिए, सीमा बदलिए, या 2 राज्यों को मिलाकर एक राज्य बनाइए, कुछ भी कीजिए। वो बाहर को नहीं कह रहा है कि आप अपना भूमि किसी बाहर वाले को दे दीजिए, ये अनुच्छेद 3 नहीं कहता है। तो इसके लिए आप तो ये करना होगा, या तो आपको अपने संविधान में कोई संशोधन करना होगा, नहीं तो आपको अनुच्छेद 3 में ही संशोधन करना, अनुच्छेद 3 में ही लिखना होगा कि हाँ विदेश के साथ भी ऐसा कर सकते हैं। तो उसके बाद उन्होंने जो है नेहरू जी ने 1960 में जो एक संविधान संशोधन किया, 9वां संविधान संशोधन किया, लेकिन लोगों के विद्रोह के कारण जो है इसको भी वापस लेना पड़ा, ऐसा कुछ दिया नहीं गया। बाद में अंत जो मोदी जी आए तो अंत जो है 100वां संविधान 2015 में किया गया, और ये जो है क्षेत्र जो है बांग्लादेश को जो है देख रहे हैं, ये बांग्लादेश को दे दिया, किया गया, चेंज हो गया हम लोग का। तो अभी उस समय तो पाकिस्तान था, अब तो बांग्लादेश हो गया है, तो बांग्लादेश को दे दिया गया। तो यहाँ पर हो गया खत्म ये बात समझ गया। अब आता है हमारा अनुच्छेद 4। तो अनुच्छेद 4 ये कहता है कि आर्टिकल 2 एवं 3 को जो आर्टिकल 2 और 3 द्वारा किए गए संशोधन को जो है अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया, आर्टिकल 368 से बाहर रखा गया है। बाहर क्यों रखा गया है, क्योंकि आपको पता है कि जो संशोधन होता है किस आर्टिकल के तहत होता है, तो अनुच्छेद 368 के तहत कोई भी संशोधन होता है। तो इसमें पहले कि संशोधन करने के लिए कोई भी चीज़ अगर संशोधन होता है तो संशोधन होने के बाद जब तक उस पर राष्ट्रपति साहब साइन नहीं करते हैं तब तक वो कानून नहीं बनता है। और यहाँ पर ये बोल दिया गया है, आपको पहले बताया था मैंने, अनुच्छेद 2 और 3 राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर यहाँ पर सूचना दिया जाता है कि हम ऐसा करना जा रहे हैं। इसमें राष्ट्रपति साहब जो है बाध्य होते हैं, साइन करने के लिए बाध्य होते हैं। इसमें जो है साधारण जो है संशोधन किया जाता है। आपको पता है संशोधन जब 368 पर आएंगे भाग 20 तो वहाँ बताएंगे कि संशोधन क्या है। तो यहाँ पर जो यही कहा गया कि 2 एवं 3 द्वारा किए गए संशोधन को जो है 368 से बाहर रखा गया है। बात समझिए, इसको संशोधन नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ इसको पता है कि साधारण संशोधन द्वारा ये पास हो रहा है 50+1 50+1। इसको आपको पता है कि अगर इस सबको संशोधन अगर माना जाएगा तो जो अगर हमारे जो संसद में जो पार्लियामेंट में जो बैठते हैं हमारे मेंबर, कोई भी होता है अपना वेतन भत्ता बढ़ाते कि साधारण संशोधन द्वारा बढ़ाते हैं वेतन भत्ता। अगर ऐसा देखा जाए तो हमारे संविधान में कितना संशोधन जुड़ जाएगा। तो इसको नॉर्मली संशोधन माना ही नहीं जाता है। संशोधन किसको माना जाता है, विशेष जो बहुमत द्वारा संशोधन होता है, जो 2/3 द्वारा, जो अति विशेष द्वारा जो होता है, जिसमें आपको 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए और आधे से स्टेट राज्यों को सहमति होना चाहिए। तो मेनली यही 2 प्रकार को संशोधन माना ही जाता है।
तो यही कहा गया है कि अनुच्छेद 4 में कि इसको 2 एवं 3 द्वारा किए गए संशोधन को अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया। और ये जब भी 2 और 3 जो संशोधन होगा, 2 और 3 का हम प्रयोग करेंगे तो ये साधारण संशोधन द्वारा ये संशोधन होगा। उसके बाद इसमें राष्ट्रपति साहब जो है बाध्य होते हैं साइन करने के, क्योंकि इसमें राष्ट्रपति साहब को पूर्व ही सूचना दे दिया जाता है कि हम ऐसा करना जा रहे हैं, इसलिए राष्ट्रपति साहब चाहकर भी इसको वापस नहीं कर सकते, उनको साइन करना ही होगा। इसमें राष्ट्रपति साहब बाध्य हैं। और अगर यदि हम 2 और 3 का अनुच्छेद का प्रयोग करते हैं तो हमको जो अनुच्छेद 1 और 4 में भी परिवर्तन करना होगा। देखिए अनुसूची 1 एवं 4 में भी परिवर्तन करना होगा, क्योंकि अनुसूची 1 में क्या है, भारत के जितने भी राज्य हैं, नाम, सीमा क्षेत्र, वो हमको अनुसूची 1 में मिलता है। तो अगर मान लीजिए अगर हम 2 का प्रयोग करते हैं, किसी विदेशी राज्यों को भारत में मिला लेते हैं तो हमारा राज्य की संख्या बढ़ेगी, तो उसी प्रकार अनुसूची 1 में जाकर उसको परिवर्तन करना होगा। और 4 अनुसूची 4 क्या कहता है, मतलब जितने भी राज्य हैं वहाँ से जो है राज्यसभा में कितनी सीट होंगी, जनसंख्या होगी, उसकी बात यहाँ पर की गई है कि राज्यसभा के लिए कितनी सीट होंगी कितने राज्य से। तो मान लीजिए अगर किसी क्षेत्र को हम घटाते हैं या बढ़ाते हैं कि या किसी विदेशी राज्यों के अंदर में लाते हैं तो क्या उसकी संख्या तो बढ़ेगी मेंबर की। तो अनुसूची 1 एवं 4 में भी हमको परिवर्तन करना पड़ेगा। अब ये हो गया खत्म, 1 से लेकर मैंने 4 तक आपको बता दिया, यहाँ से 1 से लेकर यहाँ 1 से लेकर 4 तक मैंने आपको बता दिया। अब आता है कि भारत राज्यों का एकीकरण। भारत राज्यों का जो एकीकरण कैसे हुआ, स्वतंत्रता पश्चात जो हमारा भारत राज्य था, तो आपको पता है कि जो स्वतंत्रता पश्चात जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तो हमारे भारत में उस समय 552 देशी रियासतें थीं। 552 देशी रियासतें, इनको एक करना बहुत ही मुश्किल था। अगर सरदार पटेल जैसे व्यक्ति नहीं होते तो इनको एक करना बहुत मुश्किल होता। तो इन 552 देशी रियासतों को जो एक करने के लिए जिम्मेदारी दी गई थी वो 3 व्यक्ति को दी गई थी। किसको किसको, तो एक थे हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, और एक थे वीपी मेनन, उस समय के IAS सचिव थे, और तीसरे थे माउंटबेटन। तो कभी कभी क्या होता है एग्जाम में लोग सिर्फ यही सरदार पटेल और माउंटबेटन ही मतलब कि जान गया था, वीपी मेनन पढ़ता है, तो वहाँ क्वेश्चन पूछता है कि भारत का एकीकरण में जो है इनमें से किस व्यक्ति का महत्वपूर्ण योगदान था। तो वहाँ अगर ये 2 नहीं रहे तो वीपी मेनन आपको मानना पड़ेगा। तो तीनों व्यक्ति को जो है 552 देशी रियासतों को जो एक करने के लिए जो है भारत में मिलाने के लिए जो है जिम्मेदारी सौंपी की गई थी। तो सभी के सभी इसमें मिल गए, लेकिन जो है 3 जो 549 तो मिल गए, लेकिन 3 जो थे क्षेत्र से रियासत थे वो मिलने में थोड़ा नखरा दिखाए थे। एक जो हमारा था हैदराबाद, वर्तमान में आपको हैदराबाद था, ये भी अपना जो है ये भी नहीं भारत में मिलने को राजी था। दूसरा था जूनागढ़ और तीसरा था तो जम्मू कश्मीर। तो हैदराबाद में क्या था कि हैदराबाद में ये था कि यहाँ का जो जितनी भी जनसंख्या थी मुस्लिम थी और राजा जो हिंदू था, तो ये भी अलग एक स्वतंत्र स्टेट की बात कर रहा था। जूनागढ़ में भी क्या था कि यहाँ का जो है राजा ही जो मतलब कि जूनागढ़ में क्या था कि राजा मुस्लिम था और जनसंख्या जो यहाँ जो प्रजा थी वो ज़्यादातर हिंदू थी। तो हैदराबाद में क्या किया गया, यहाँ पर पुलिस यानी कि हमारे आर्मी को जो है पुलिस के ड्रेस में यहाँ भेज दिया गया और ज़बरदस्ती जो हैदराबाद को जो है भारत में मिला लिया गया। दूसरा जूनागढ़ में क्या किया गया, जनमत संग्रह करा दिया गया, मतलब कि आप किसके साथ रहना चाहते हैं, भारत या पाकिस्तान। तो उन्होंने सपोर्ट किया कि उन्होंने वोट दिया भारत के पक्ष में, तो ये भारत में मिल गया। तीसरा था जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर का जो राजा हरी सिंह थे ये इन्होंने बोला था कि ना हम भारत में मिलेंगे ना पाकिस्तान में मिलेंगे, हम एक स्वतंत्र कंट्री अलग ही रहेंगे। लेकिन जब भारत को पाकिस्तान का तो काम ही है पीठ में छुरा भोंकना। तो जब हम लोग आज़ाद हुए तो उसी पर समय जो 1947-48 में जो है उसने यहाँ पर आक्रमण कर दिया जम्मू कश्मीर में। जो हमारा POK जो अभी चला गया है, जिसको पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, उसी युद्ध में चला गया था। तो वहाँ चला गया। तब राजा हनी सिंह को लगा कि क्योंकि उसके पास उतनी सेना नहीं थी और पाकिस्तान ने हमला कर दिया, तब ये भारत से जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू से सहायता मांगने आता है कि हमारी सहायता कीजिए। तब इनको सहायता देने के बदले में यही कहा जाता है कि हम आपकी सहायता करेंगे, लेकिन पहले आप जो है भारत में विलय कीजिए, भारत में मिलिए। तब उसी समय जो है एक विलय पत्र पर ये साइन करते हैं कि हाँ हम भारत में मिलेंगे, और फिर जो है इनकी सहायता प्रदान किया जाती है। वहाँ से जो है पाकिस्तान सैनिकों को खदेड़ के वहाँ भगाया जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन ये पूछता है कि जम्मू कश्मीर ने विलय पत्र पर साइन कब किया था, तो 26 अक्टूबर 1947 को। तो इस प्रकार हमारे जो है भारत का एकीकरण होता है। अब हम बात करते हैं जो हमारा संविधान बना था, तो हमारे संविधान में जो जितने भी राज्य हैं उसका वर्गीकरण कैसे किया गया था। तो उसको 4 भागों में बांटा गया था, A, B, C और D। A में जो है 9 राज्यों को रखा गया था, जिसमें B में 9, C में 10 और D में 1। तो ये 9 राज्य कौन थे A में, जहाँ जहाँ ब्रिटिश भारत का मतलब ब्रिटिश भारत जहाँ जो अंग्रेजों का शासन था डायरेक्ट, तो उसको कहते थे ब्रिटिश भारत। तो ब्रिटिश भारत को मिला के 9 राज्य मिलाकर जो है A में रखा गया था। जहाँ जहाँ राजाओं का शासन था तो उसको मिलाकर एक 9 राज्य बना के जो है उसको B में रखा गया था। और जहाँ जहाँ अंग्रेजों का डायरेक्ट कमिश्नरी होता है, जैसे बंगाल हो गया, मद्रास हो गया, जहाँ जहाँ उनकी एक हेड क्वार्टर होता था, कमिश्नरी होता था, उसको जो है उसको C भाग में उसमें 10 वो कमिश्नरी में मतलब कि 10 स्टेट उसमें रखा गया था। और एक था हमारा UT यानी कि यूनियन टेरिटरी, जिसको आप कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश, उसको रखा गया था एक। तो इस प्रकार ये हमारे 1949 में हमारे भारतीय राज्यों का वर्गीकरण हुआ था। लेकिन अब क्या होता है, जून 1948 में जो है आते आते जो है
आपको जो है भाषा आधार पर जो है राज्यों का जो है मांग, मतलब कि भाषाई आधार पर राज्यों का जो मांग होने लगता है। कि जैसे कि इसकी शुरुआत होती है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। आपको पता है पहले एक ही था ही, मद्रास जिसको हम कहते थे। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये आंध्र प्रदेश में जो है तेलुगु बोला जाता है, तमिलनाडु में तमिल बोला जाता है। तो ये लोग बोले कि अब हम जो है एक साथ जो है नहीं रह सकते हैं, एक साथ नहीं रह सकते हैं। बोले कि हमको भाषा के आधार पर जो है हमको 2 भागों में बांट दिया जाए। तो उस समय जो है एस के धर की अध्यक्षता में एक कमेटी का जो गठन किया जाता है। ये जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो है जज रहते हैं, तो उनकी अध्यक्षता में जो एस के धर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जाता है और 1948 में। और ये कमेटी जो है जांचती है कि ऐसा होना चाहिए कि नहीं, मतलब भारतीय राज्यों का भाषा के आधार पर जो है भारतीय राज्यों का वर्गीकरण होना चाहिए कि नहीं। तो ये जब करते हैं तो ये अपनी रिपोर्ट में देते हैं कि नहीं, भारतीय राज्यों का वर्गीकरण भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। लेकिन लोगों की मांग रहती है, तो उसके बाद पुनः एक समिति का गठन किया जाता है जिसको हम जेवीपी कहते हैं। जेवीपी कहते हैं, इसका भी 1948 में, जिस मतलब जेवीपी मतलब हो गया जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारमैया और सरदार पटेल। तो ये तीनों भी करते हैं और ये तीनों भी कहते हैं नहीं कि भाषा के आधार पर जो है भारत के राज्यों का वर्गीकरण नहीं होता है। लेकिन इसमें अब क्या होता है, एक बहुत बड़ा घटना हो जाता है। एक व्यक्ति थे पेट्टी श्रीरामुलु, वो अनशन पर बैठे रहते हैं इसी को मतलब बांटने के लिए आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को। तो सरकार तो सुनती है, तो इसी प्रकार 56वें दिन जो है उनकी जो क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, मर जाते हैं। अब लोगों में भयानक विद्रोह हो जाता है, पूरे साउथ इंडिया में एक भयानक विद्रोह हो जाता है कि सरकार नहीं सुन रही है, लोग मर रहे हैं और सरकार सुनने का नाम नहीं। तो आनंद फान में जो है हमारे नेहरू जी जो है क्या करते हैं, उसको जो है आपको आंध्र प्रदेश को जो है 2 भागों में बांट देते हैं। जैसे मतलब कि तेलुगु और तमिल को जो है बांट देते हैं। तो वही 1 अक्टूबर 1953 को जो है आंध्र प्रदेश को तमिलनाडु से काट कर जो है बनाया जाता है। तो ये बन गया। अब आगे क्या होता है कि इसके देखे जो है आप पूरे भारत की तरफ जो है माहौल, क्योंकि पता नहीं एक जगह कोई कुछ करता है तो देखांस लग जाता है, तो वहीं देखांस लग जाता है। अब इधर जो है महाराष्ट्र और गुजरात जो है, अब ये लोग बोले कि गुजराती वाले हम गुजरात अलग नहीं रह सकते। महाराष्ट्र वाले बोले हैं कि हम मराठी बोलते हैं तो हमको महाराष्ट्र बना दीजिए, गुजराती बोलते हैं उसको गुजरात बना दीजिए। तो ये बात चलने लगाती है। तो आप जो है आप क्या करते हैं, तो एक कमेटी का गठन किया जाता है जिसको फजल अली आयोग कहते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के जज रहते हैं। तो इसमें 3 सदस्य होते हैं और ये अपने 1953 में इनका गठन होता है और ये अपनी रिपोर्ट जो है 1956 में पेश करते हैं। और ये कहते हैं हाँ कि भाषा के आधार पर जो है भारतीय राज्यों का वर्गीकरण होना चाहिए। तो इनके सिफारिश पर जो है भारतीय राज्यों का गठन जो है मतलब भाषा के आधार पर होता है। और ये सुझाव देते हैं कि आप जो है भारत को जो है 14 राज्य, मतलब ये अपना रिपोर्ट पेश करते हैं। और उसके बाद जो हमारे संविधान में संशोधन होता है, 7वां संविधान संशोधन 1956, और इसको जो है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश में जो है पूरे भारत को उस समय बांटा जाता है। ये हो गया। उसके बाद हम आता है पेप्सू, जिसको हम पेप्सू कहते हैं, पटियाला ईस्ट एंड पंजाब स्टेट यूनियन। आपको पता है ये जो अभी पंजाब है, ये पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश जो है पहले एक ही था, इतना बड़ा स्टेट था। तो इसका भी जो है सहाय आयोग, एक कमेटी का गठन किया जाता है कि इसका वर्गीकरण कैसे किया जाए। तो सहाय आयोग 1966 में जो अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं, उनकी सिफारिश पर जो है आपको हिमालय से, देखिए हिमालय है इधर, तो हिमालय से सटता है कौन सा, हिमाचल प्रदेश। हिमालय से सटता है हिमाचल प्रदेश। तो हिमालय से काटकर जो है इसको हिमाचल प्रदेश को बना दिया जाता है। उसके बाद जो हिंदी लोग बोलते हैं, हरियाणा में हिंदी बोलते हैं, तो हिंदी वाले हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा बना दिया जाता है। जहाँ पंजाबी बोलते हैं उसको पंजाब बना दिया जाता है। और दोनों उस समय चंडीगढ़ जो है, तो चंडीगढ़ को लेकर विवाद होता है हरियाणा और पंजाब में। वो कहता है हम भी अपनी राजधानी रखेंगे चंडीगढ़, और वो पंजाब भी कहता है कि हम भी अपनी राजधानी रखेंगे चंडीगढ़। तो विवाद को सुलझाने के लिए जो चंडीगढ़ को क्या किया जाता है, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है, मतलब यूटी, यूनियन टेरिटरी। और कहा जाता है कि आप ये दोनों की राजधानी होगी, लेकिन इस पर शासन जो है हमारा होगा। इस प्रकार जो हमारा प्रथम भाग क्लियर हो गया। मैंने आपको 1 से लेकर 4 अनुच्छेद तक क्लियर कर दिए। आपको बेरुवारी केस मैंने समझा दिया, भारतीय राज्यों का वर्गीकरण कैसे हुआ सब समझा दिया, पेप्सू कैसे बना, मतलब कि देखिए कितना बड़ा स्टेट था। पटियाला पूछता है पेप्सू का फुल फॉर्म, अगर पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन 1966 में सहाय आयोग की सिफारिश पर भी इसको 3 भाग में, हिमालय से हिमालय, हिंदी से हरियाणा, पंजाबी से पंजाब, इस भाग में जो है हमारा प्रथम भाग क्लियर होता है। और दूसरा नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा भाग देखेंगे। चलिए, थैंक यू।